गुड मॉर्निंग, नमस्कार। विराट क्लासेस में आप सबको स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास के अंतर्गत में एक चैप्टर है, उसका नाम है विद्युत धारा। मेरे बच्चों, बात जहाँ तक किया जाए कि सर इसमें एग्ज़ाम जब होती है बिहार बोर्ड के, तो उसमें कितना नंबर का इससे प्रश्न आता है। 24 में आपके दीदी भैया लोग एग्ज़ाम दिए हैं और आप जानते हैं कि बिहार के अंतर्गत में 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग। मेरे बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना प्रश्न एक चैप्टर से फर्स्ट सीटिंग में आए उतना ही प्रश्न सेकेंड सीटिंग में आए। ये आपको आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट को। जिन्हें विद्युत धारा के मतलब कुछ पता नहीं है, अगर सही ढंग से समझेंगे सुनेंगे तो हमें पूरा विश्वास है बहुत अच्छा तरह से वो विद्युत धारा को समझ सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आपका चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। अभी हम बताइए कि सर विद्युत धारा से जो 2024 में एग्जाम हुई है उस 2024 के अंतर्गत में कितना प्रश्न आया था। इससे आप देख सकते हैं कि 2024 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय 2 एग्जाम हुआ था सर। इसमें आप जानते हैं कि प्रश्न का जो करने का तरीका होता है बिहार बोर्ड का, वो 3 तरह का होता है। एक नंबर का करता है, एक 2 नंबर का करता है और एक 5 या 6 नंबर का करता है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ते हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो दीर्घ वाला प्रश्न होता है 6 नंबर का होता है। बायोलॉजी से जो दीर्घ होगा वो 5 नंबर के करेगा। केमिस्ट्री से भी जो दीर्घ होगा वो 5 नंबर करेगा। लेकिन ये फिजिक्स के अंतर्गत में अगर दीर्घ करेगा तो 6 नंबर का, नहीं करेगा तो 2 नंबर और 1 नंबर का। जैसे हम बता रहे थे अभी कि जो 2024 की जहाँ तक बात है सर, ये 2024 के अंतर्गत में प्रथम पाली की जब बात करें, इसमें जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन था, 1 नंबर का जो क्वेश्चन था ये 9 गो कर दिया था। 1 गो कर दिया था, हाँ 9 गो कर दिया था सिर्फ विद्युत धारा से। और बात करेंगे मेरे बच्चों, ये 2 नंबर का, 2 नंबर वाला 2 गो कर दिया था, तो 2 दूनी 4। ये प्रथम पाली की मैं बात किया। प्रथम पाली में 2024 के अंतर्गत में 9 और 4 13 नंबर का प्रश्न आया था, सिर्फ प्रथम पाली की बात की जाए तो। और यदि अगर देख ले हम लोग द्वितीय पाली की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो इसके अंतर्गत में जो 1 नंबर वाला प्रश्न था वो ज्यादा नहीं 4 गो किया था। क्या किया था? हाँ, 1 नंबर का जो प्रश्न था वो क्या किया, 4 नंबर के आया। और जो आपका 2 नंबर का किया था वो आपको 2 गो किया था, 2 दूना 4। यानी द्वितीय पाली में 8 नंबर का किया गया था। नंबर और 2 नंबर का प्रश्न है, अगर एक आध वो दीर्घ डाल देता तब फिर सोचो कितना नंबर इससे आने वाला था, 100 नंबर बढ़ता है ना। और आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत में बहुत ऐसे दीर्घ प्रश्न है जो हमेशा भर भर के देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैक उठाकर देखोगे तो कई बार ओम के नियम सिद्ध करने के लिए आया है, कई बार ओम के नियम सिद्ध करने के लिए आता है, कई बार लेंस सूत्र को सत्यापित करने के लिए आता है, कई बार एफ और आर में संबंध स्थापित करने के लिए आता है। तो ये जितने भी प्रश्न का नाम ले रहे हैं हम, वो सब आपका 6 नंबर के अंतर्गत में आता है। कई बार मानव नेत्र के बारे में कि दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन करें, ये भी 6 नंबर के आता है। तो आपको 2024 के अंतर्गत में आपने देख लिया कि प्रथम पाली में सर 13 नंबर का किया गया था और द्वितीय पाली में 8 नंबर का किया गया था। ये आपका एक स्थिति है किस तरह से सिर्फ किया गया था। कब? 2024 के अंतर्गत में। आप 2024 से कैंडिडेट है, यही सब तीसरे हमको ये बताइए कि कितना नंबर क्या आता है लगभग। तो एक एवरेज मान लें, औसत मान लें, एक औसत मान लें
तो आपको ये 13 से 14 नंबर का आने वाला रहता है। इससे हमेशा 13 से कितना 14 नंबर का, 13 से 14 नंबर का हमेशा आता है कि इससे विद्युत धारा से। विद्युत धारा स्टार्ट करने के लिए सर हमें थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, बेसिक नॉलेज चाहिए। इससे रिलेटेड मैं चाहता हूं, क्या आप लोग तत्व का नाम सुने हैं? बताओ, आप ये बताओ, ये जो तत्व है बच्चा पार्टी, तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? बोलो, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? सारे बच्चे देखेंगे, तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु। अब परमाणु के अंतर्गत में बच्चा, परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। आपको बताना है कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेरे बच्चों, बात किया जाए कि सर जब परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है तो इसके अंतर्गत में बच्चा पार्टी हम लोग ये जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है, माइनस होता है, और ये प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन पर जो होता है धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है, गौर से समझेंगे। तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु मैंने बताया, और परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन के ऊपर में प्लस होता है। लेकिन अगर बात करें हम लोग, ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इस पे आप कह सकते हैं सर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, यानी जीरो होता है, कुछ नहीं होता है। आप इसे अनावेशित भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनावेशित भी कह सकते हो। आप इसे वेशित भी कह सकते हो। ठीक है। अगर यहां से प्रश्न आता है मेरे बच्चों कि बताओ तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहोगे? परमाणु। परमाणु कितने मौलिक कण से मिलकर बना हुआ है? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इस प्रकार से प्रश्न किया जाता है कि परमाणु के कौन से ऐसे मौलिक कण हैं जिसपे कोई भी चार्ज नहीं होता है? परमाणु के कौन से मौलिक कण अनावेशित होता है? तो क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन को आप कहोगे। बताओगे कि नहीं बताओगे? चलिए एक बार आप लोग बताइएगा मेरे बच्चों, एक बार बताइएगा आप लोग कि परमाणु के अंतर्गत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंतर्गत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ए ऑप्शन में बताता हूं। क्या धनावेशित होते हैं? धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, सी में अनावेशित होते हैं, अनावेशित होते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या बोलो, क्या होगा? क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? तब बताना है कि सर ऋणावेशित हुआ। क्या होगा? ये बात तो आप लोग के समझ में आया? यहां तक किसी को तकलीफ है तो बताओ। नहीं सर, यहां तक हम लोग कोई तकलीफ नहीं होता है। एक बात और समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं परमाणु का, ये बात करते हैं परमाणु का, ये परमाणु हमने बात किया, तो आप जितना इस परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन भी होता है। याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि परमाणु के अंतर्गत में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। अगर मतलब मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि अगर इसमें बच्चों 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगा। आप ये समझ लीजिए कि सर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो इस पर यदि 10 हम बात किए और ये जो है प्रोटॉन पर वो आपका +10 होगा, तो आप मैथ के अनुसार से इसका आंसर 0 लेके चलाओगे, आ जाओगे ना। फिर से बताते हैं आपको, कहना है कि सर एक के तत्व का सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, और इस परमाणु के जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए अनावेशित होता है। कोई भी परमाणु के अंतर्गत में सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं।
जैसे अगर बात करेंगे कि यदि अगर इलेक्ट्रॉन 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होगा। सर आप माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं धन होते हैं। तो यदि अगर आप इसको मैथमेटिक के अनुसार से लाओगे तो आपको ये 0 हमेशा होगा। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 5 है और प्रोटॉन जो है भी 5 होगा तो इसको भी आंसर आप 0 लाओगे। इससे पता होता है बच्चों, इसे आप कह सकते हैं कि ये उदासीन है। क्या है? उदासीन। यानी परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। अगर परमाणु की बात की जाए, अगर परमाणु की बात की जाए कि बताइए ये जो परमाणु है विद्युता क्या होते हैं? परमाणु, परमाणु विद्युता, परमाणु विद्युता क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो मेरे बच्चों आपको बताना है कि परमाणु विद्युता, परमाणु विद्युता उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युता क्या होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा समान होने की वजह से ये विद्युता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। किसी को तकलीफ यहाँ तक? एकदम आसान भाषा में आपको समझ आ रहा है ना? और ये भी आपको पता चल रहा होगा कि सर ये तो हम पहले से जान चुके थे, 9th क्लास में जाने थे। ये परमाणु की भी मैंने जाना है सर, और ये भी जाना था कि परमाणु के अंतर्गत में 3 मौलिकन है, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है, इसके बारे में जानता हूँ। ठीक है। अब अगर आवेश की बात की जाती है, अगर आपको आवेश की बात की जाती है कि बताइए आवेश कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आवेश की अगर बात की जाएगा, आवेश को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में चार्ज। चार्ज, आवेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? चार्ज कहते हैं। तो मेरे बच्चों ये जो आवेश होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक धनावेशित, धनावेशित, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ऋणावेशित। दूसरा क्या है? ऋणावेशित। ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर आवेश क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश। क्या आगे चल सकते हैं? आप कहेंगे सर यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में बहुत अच्छा से बताएंगे। एक बात यहाँ और देखना मेरे बच्चों, एक बार और देखना, हम 3 गो पदार्थ लिए हुए हैं। क्या गो पदार्थ लिए हुए हैं? एक और एक दूसरा ले लेते हैं। एक दूसरा हो गया, ये 2 पदार्थ हो गया। एक और पदार्थ ले लेते हैं बच्चों, ये आपका तीसरा पदार्थ है। आप कह सकते हैं कि सर ये नाम रख देते हैं ए बी सी, 3 गो पदार्थ है। आप कह सकते हैं कि सर इस पदार्थ के अंतर्गत में हमें आप ये बताइए सर कि ये पहला पदार्थ जो है, मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 है। कितना है? 10 है। और इसमें प्रोटॉन की संख्या जो है वो भी आपका कितना है? 10 ही है, 10 ही है। ए वाला पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन भी कितना है? 10 है। और बी वाला पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका 8 है और प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन जो है आपका वो 10 है। कितना है? 10 है। अब यहां देखते हैं मेरे बच्चों, सी वाला पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये जो है से 12 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 12 है। और प्रोटॉन की बात करें बच्चों तो ये 10 है। कितना है? 10 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूं कि आप ये बताइए, एक ए पदार्थ है, एक बी है और एक सी है, 3 तरह के पदार्थ हैं। अभी आपको मैंने बताया था कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा होती है वो समान होती है, और जब समान होगा तो उदासीन होगा, जब समान होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम देखें 3 तरह के पदार्थ है, तीनों पे यदि हम विचार करेंगे, तीनों के ऊपर मैं विचार करूंगा तो देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं ए वाला पदार्थ विचार करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कितना है? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसमें जो है वो 10 है तो माइनस में होगा। और प्रोटॉन की जब बात करेंगे तब प्रोटॉन इसमें क्या है? प्लस में 10 है, प्लस में 10 है। तो आप यहाँ पे देखते हो, लॉजिकली देखेंगे तो सर ये जो है से आपको 0 हो जाएगा, मतलब ये उदासीन है। कैसा है सर? ये उदासीन है। कैसा है बच्चों? ये उदासीन है। अब चलते हैं इसके ऊपर में, अब चलते हैं इसके ऊपर में और दूसरे बी वाला पदार्थ के ऊपर में। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 8 है तो -8 हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की हम बात करते हैं सर, प्रोटॉन की बात करते हैं सर तो ये +10 है, +10 है। तो हम लॉजिकली बात करेंगे सर, लॉजिकली बात करेंगे सर तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो रही है ना, यहाँ पे क्या हो रही है कि जब पहले से जब दोनों बराबर था
जब आपको पता है कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है, तो हम ऐसा विचार थोड़ा सा करते हैं कि लगता है कि पहले से ये शायद 9 था और ये भी कितना था, 9 था। लॉजिकली थोड़ा सा विचार करो, पहले से कितना था, 9 था और ये भी कितना था, 9 था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन एगो त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है त्याग किया तो एक ही ग्रहण कर लिया, तो ये 9 से हो जाएगा 10 और ये 9 से हो जाएगा 8। थोड़ी सी विचार करने की बात है। इस पर जानते हैं, हमें आपने बताया कि परमाणु के अंतर्गत में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा होती है समान होती है, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है सर कि इलेक्ट्रॉन 8 है और प्रोटॉन 10 है। मैं थोड़ा सा विचार करता हूँ, शायद इसके पहले ये भी 9 था और ये भी 9 था, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है अब एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर दिया है, दे दिया है, तो ये 9 से 10 हो गया और जब दे दिया तब 9 से 8 हो गया। अब विचार करो, देने वाला हमेशा दानी होता है, देने वाला हमेशा दानी होता है, वो हमेशा धनायन होगा। क्या होगा, धनायन। जो भी देगा त्याग करेगा धनायन होगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये उदासीन नहीं है, ये धनायन है या फिर धनावेशित है। क्या है, हाँ आप इसको कहेंगे धनावेशित, ये धनावेशित है। क्या है मेरे बच्चों, कैसे धनावेशित हुआ, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि प्रोटॉन की मात्रा अधिक है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं, इससे भी इसको आप पकड़ सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान दे दो, इस पे आप लॉजिकली ध्यान दे दो कि क्या इसमें जो सी वाला पदार्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है ये 12 है तो माइनस में होगा। आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन जो है आपका 10 है। कितना है, 10 है, तो प्रोटॉन पे धन है। अब इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए, विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे, हम लोग ये विचार करने वाले हैं, अभी ये विचार करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं कि शायद ये भी कितना था, 11 था और ये भी कितना था, दोनों 11 था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये जो है सांप को क्या कर लिया, ले लिया। कौन लिया, इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लिया है, ले लिया है। तो पहले से था 11, तब क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है दे दिया, एक ही दिया, तो आप कह सकते कि सर पहले से ये भी आपका 11 था, ये भी क्या था, 11 था, लेकिन जब ये एक दे दिया तो कितना बचेगा, 10। अभी जब एक ले लिया तो कितना हो जाएगा, ले करके ना हुआ। सोच रहे हैं कि सर ये पहले से प्रोटॉन भी 11 था, इलेक्ट्रॉन भी 11 था, क्योंकि हमें आपने बताया है कि परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा समान होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो ये 11 से 12 हो जाएगा और 11 से 10 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि सर मेरा मतलब है कि ये जो है आपका ले रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लेने वाला हमेशा ऋण होता है, ऋण होता है, कर्ज में होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ऋणात्मक या ऋण आवेशित, ऋण आवेशित होगा। क्या होगा, तब पहचान करने आपको आएगा, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा वो ऋण आवेशित, और जिसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा धन आवेशित, और जिसमें दोनों संख्या समान होगा। क्या आप पकड़ सकते हैं, ये दिक्कत है, दिक्कत है तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आप कह सकते हैं ये जो आवेश मैं बार बार बक रहा हूं, ये जो आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश की जो बात कर रहे हैं, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आवेश का ऐसे मात्रक मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा मात्रक जो होता है वो आप देख सकते हैं कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, कूलाम क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश कितने प्रकार के बताएं, 2 प्रकार के होता है। आवेश कितने प्रकार के, अब हम आवेश को नजर में रखेंगे तो उसके आधार पर पदार्थ को देख रहे हैं कि कोई पदार्थ धन आवेशित होगा, कोई पदार्थ ऋण आवेशित होगा, कोई पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। परेशानी है नहीं ना। अब हम लोग आगे की कड़ी में जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं, यहीं पे लिख दे, कहीं साइड में, यहीं साइड में लिख देते हैं कहीं, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कितने कूलाम के बराबर होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 8 माइनस 19 कूलाम, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होता है। कोई पूछेगा कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होते हैं। तकलीफ है यहाँ तक, किसी को परेशानी है,
कि सर यहाँ तक मैंने समझ गया, कोई यहाँ तक तकलीफ नहीं। ले एक बार मैं फिर से आप लोग से बात करना चाहता हूँ, तैयार है आप लोग? आप ये बताइए कि पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहें? परमाणु। पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु। परमाणु कितने मौलिक कण? 3। धन आवेश कौन पर होता है? ऋण आवेश किस पे होता है? किस पे कोई भी आवेश नहीं होता। आप ये कह सकते आवेश क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, एक धन और एक ऋण। पदार्थ इसके आधार पर कितने वर्गों में? एक धन आवेशित, एक ऋण आवेशित और एक उदासीन। परमाणु विशेषता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। आवेश का ऐसे मात्रा क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10 की पावर 19 होते हैं ना। इसके बाद थोड़ा सा ही विचार करते हैं कि सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब हम एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है या आपके बुक में भारतीय वन में भी दिया हुआ है। भारतीय वन भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही है। मेरे बच्चों देखते हैं एक क्या है, इसको देखो, ये है कांच। ये क्या है? कांच के नाम सुने हैं? एक कांच है, एक कांच है और ये है, ये वाला है बच्चों। इसको देखेंगे तो ये है रेशम का धागा। ये कांच है और एक भी कर सकते हैं रेशम का कपड़ा। ये सर ये कांच है और ये क्या? रेशम का कपड़ा है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं ये विचार करना चाहता हूं कि सर बिजली उत्पन्न कैसे होती है? बिजली जो है, धारा जो है, विद्युत जो है, वो कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत अलग है, विद्युत धारा अलग है। बोलने में आप लोग को लगता है कि सर विद्युत धारा एक ही है, ठीक है, लेकिन कैसे विद्युत उत्पन्न होगी? विद्युत उत्पन्न होगी तभी धारा बनेगा। तो किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न, इससे पहले हम लोग जानते हैं। इसके लिए सर आवेश की आवश्यकता है। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? इसके लिए किसकी आवश्यकता है? आवेश की आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि आपने ये जान गया कि सर ये जो पदार्थ की हमने बात किया, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। यदि अगर सब है, दोनों की मात्रा जब बराबर है तो आपका क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। लेकिन सर ये एक जगह पे स्थिर है, ये गति नहीं कर रहा है। धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है। और यदि ये स्थिर है एक जगह, तार के अंतर्गत में, कोई तार हो या कोई सुचालक वस्तु हो, उसमें अगर ये स्थिर है तो उसको क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहते हैं विद्युत। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कैसे उत्पन्न होता है सर? थोड़ा सा हमको चार्ज के बारे में बताइए। CHARGE, चार्ज जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? आवेश। सर ये आवेश की जो बात करते हैं, जो धन आवेश और ऋण आवेश होता है, यह आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो मेरे बच्चों आवेश जो होता है घर्षण से उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? घर्षण से। आप लोग जब छोटा थे, बच्चा थे, तो ये वो काम करते थे। स्कूल में जब पढ़ाई करते थे सरकारी स्कूल के अंतर्गत में, तो एक काम का है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या है कि टीचर ये देखते रहते कि बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाने के साथ साथ बच्चा के ऊपर में केयर रहता है। लेकिन आप सरकारी स्कूल में देखोगे, तुम ढन ढन पीट भी रहे हो लेकर के, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं बेटा मिलेगा, रुक जाओ, मिलेगा, अभी थोड़ा सा बन रहा है वहां, जैसे ही बनेगा मैं यहाँ से छोड़ दूंगा सबको, जाके तुम खा लेना, है नहीं? तो आप लोग क्या करते थे कि एक कागज के टुकड़ा लेते थे, कागज को छोटे छोटे टुकड़ा करके बहुत छोटा कर देते थे, और उसके बाद आप जो पेन होता था उस पेन को अपने सर में रगड़ते थे, बाल में रगड़ते थे। अब बाल में रगड़ के, हमारा तो बाल नहीं है, बाल बहुत छोटा छोटा है रहता, तो आप चेक भी कर सकते थे। रगड़ करके ऐसे और ऐसे लेके जाते थे पेन को, तो वो टुकड़ा पेन में क्या हो जाता था? सड़ जाता था। आप कह सकते हैं कि कैसे सड़ता था? तो वो आवेशित हो जाता था, बाल भी उदासीन और आपका पेन भी उदासीन हुआ करता था। लेकिन जैसे ही रगड़े तो उसमें क्या होती थी कि या तो बाल या पेन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को लेता था, कोई किसी को देता था। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो ऋण आवेशित, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो धन आवेशित होता है। तो यहाँ भी चर्चा वही करने वाले हैं। एक कांच है, देखो यहाँ ए ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एक कांच है और रेशम का कपड़ा है। आप ये बताइए, यदि हम कांच को रेशम के कपड़ा पर रगड़ते हैं, रेशम के कपड़ा पर कांच को रगड़ते हैं, तो आपको बताएं कि रगड़ने के क्रम में क्या होता है कि एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन को देते हैं,
इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं, और दूसरा क्या करता है, लेता है। एक देता है, दूसरा क्या करता है। तो यहां जब रगड़ेंगे तो रगड़ने के क्रम में हमें यह बताओ बच्चों, कौन होगा धन आवेशित और कौन होगा ऋण आवेशित है? कौन धन और कौन ऋण होगा? अब इसके लिए कि सर कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन धन है कौन ऋण है, रगड़ रहे कौन दे रहा कौन नहीं ले रहा। तो इसके लिए एक छोटा सा याद रखेंगे बात, मेरी बात को समझेंगे, ठीक है। एक छोटा सा आप एक पॉइंट याद रखेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि कौन दिया कौन लिया। आप देखो तो कांच पर नजर डालो, कांच पर कितने अक्षर से मिलकर बना है, ये 2 अक्षर से मिलकर बना है। आप इस पे देखो रेशम में क्या अक्षर है, 3 अक्षर है। इसमें रेशम में 3 अक्षर और इसमें 2 अक्षर। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो जिसमें ज्यादा रहेगा, जिसमें अक्षरों की संख्या ज्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, ले रहा है ना, क्या कर रहा है। अजर में कम है वो क्या किया है, दिया है। जैसे ये इसको दे दिया, मान ले रहे, ये इसको क्या कर दिया, दे दिया। इसमें धन कौन और कौन ऋण होगा? सर यहां पे क्या होगा कि जो कांच होंगे, कांच होंगे वो होंगे धन आवेशित, धन आवेशित होंगे। और सर यहां पे हम बात करेंगे तो जो रेशम है, रेशम जो है वो क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, ऋण आवेशित होगा। कैसे ऋण आवेशित होगा? क्योंकि देखे से पता चल रहा है कि ये इसे इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। अब आपको पता है कि जो लेता है वो ऋण होता है, जो देता है वो क्या होता है, तो ये धन आई क्या हुआ, ऋण। आप आसानी से पकड़ पाओगे। अभी ना कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि कौन लिया कौन? अरे गधा, लेने वाला ऋण और देने वाला, मेरी बातों को केयर करोगे। इतना लिखा हुआ रहेगा कि यदि हम एक कांच को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो इसमें कौन धन होगा कौन ऋण होगा। एक ना ट्रिक बताएं, कैसे पता चला कौन ले रहा कौन दे रहा। तो इसका ट्रिक मैंने बताया कि कांच है, 2 शब्द, छोटा शब्द है, याद करने का तरीका बता रहे हैं कि जब भी देगा तो कांच ही रेशम को कपड़ा कर देगा, कांच ही इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और रेशम का कपड़ा क्या करेगा, लेगा। तो हम ये याद करने का तरीका बता दिए, बाद में भूल भी सकते थे। एक और देता है एनसीईआरटी में, एक और ये है, एक और ये है बच्चा कि एवोनाइट का छड़, किसका, एवोनाइट को, छड़ को हम लोग रगड़ते हैं ऊन से। किससे रगड़ते हैं? हाँ, ऊन है, क्या है, ऊन है, और इसको आप एवोनाइट के छड़ से रगड़ते हैं। ध्यान दो, एवोनाइट के छड़ है और ये ऊन है, ये दोनों को आपस में रगड़ेंगे, कौन धन होगा और कौन ऋण होगा? आप बताइए, ये क्या होगा, ये धन, ये क्या होगा? अच्छा ही बताओ, कहीं लिखल है कि धन और ऋण है? तो कैसे बता रहे हो कि धन और ऋण है? आपने कंपेयर किया कि सर अभी आपने बताया कि ऊन के अंतर्गत में 2 अक्षर है और इसके अंतर्गत में 1 2 3 4 5 गो अक्षर है। एकरा मतलब है कि एकरा से ही ले करके इतना हो गया, इसलिए लेने वाला जो होता है माइनस और देने वाला, ये आपका एनसीईआरटी में है। जाकर के एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहता है, हाँ कहता है कि एवोनाइट के छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं इसमें कौन धन और कौन ऋण होता है। तो कहना है कि एवोनाइट ऋण होगा और ऊन क्या होगा, धन, क्योंकि एवोनाइट इलेक्ट्रॉन को ये ऊन में दे दिया, इसलिए ये ऋण सॉरी, ऊन जो है इलेक्ट्रॉन को एवोनाइट को दे दिया, इसलिए ये धन और ये ऋण होगा। यहाँ कह सकते हैं कि सर जब कांच को रेशम के कपड़ा पर रगड़ते हैं तो ये जो कांच है वो आपको किसको, रेशम के कपड़ा को, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इसलिए कांच धन और रेशम क्या हुआ, ऋण। कोई तकलीफ है? समझ में आया? जितना बताओ तो समझ में आया? तो यदि आप शांत रहकर सुनते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप इसको नोटिस करते चलो। अब इसके बाद जो है सब लोग जो हाँ परिभाषा की बात आएगी, अभी तक विशेष बड़ी बात नहीं बताया है कुछ, ये बेसिकली है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपको लग रहा है कि मैं जान चुका हूं, तो आपको पता है कि विशेष जानकारी के लिए आपको ये सब जानना बहुत जरूरी था, अन्यथा बाद में अगर धन आवेश आता तो एक ही बात को बकना पड़ता हमको कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, उदासीन, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, इस सब बात को बताना पड़ता। कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग दे करके इसको आपको लिखते चलना है, ठीक है? जितना स्पीड में लिखे उतना ही बेटर रहेगा। बहुत बहुत